ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। और वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती है। ये कौन कह रहे हैं? गौतम बुद्ध कह रहे हैं। जल प्रबंधन की कमी से उपजा संकट। और इस समय आप देख रहे हैं कि जल को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। बरसात का मौसम भारत में हर वर्ष एक ऐसा दृश्य रचता है जो पहली नजर में सुहाना लगता है, लेकिन वास्तव में यह हमारी विकास नीति की सबसे बड़ी विडंबना को भी उजागर करता है। देश का एक हिस्सा बाढ़ में डूबा होता है, नदियां तटबंध तोड़ रही होती है, खेत जलमग्न हो जाते हैं और हजारों परिवार अपने घर छोड़ने को विवश हो जाते हैं। उसी समय दूसरे हिस्से में लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। कहीं पानी विनाश का कारण बनता है तो कहीं उसका अभाव जीवन को संकट में डाल देता है। प्रश्न यह नहीं कि भारत में पानी कम है या अधिक, बल्कि यह है कि क्या हमने पानी को संसाधन भर माना या उसे जीवन समानता और न्याय के अधिकार के रूप में समझने का प्रयास किया है। देश में जल संकट को पर्यावरण, कृषि या फिर विकास से जुड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है, जबकि यह मूलतः शासन और संवैधानिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। और यदि किसी गांव की महिलाओं को प्रतिदिन कई किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है, किसी सरकारी विद्यालय में बच्चे दूषित पानी पीने को विवश हैं, किसी सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बाढ़ के बाद राहत शिविरों में स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही कहना संविधान में निहित समानता, गरिमा और जीवन के अधिकार की अधूरी व्याख्या है। भारतीय संविधान में भले ही जल के अधिकार को अलग से मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की जो व्यापक व्याख्या की है और उसमें स्वच्छ पेयजल की को गरिमामय जीवन की अनिवार्य शर्त माना गया है। अनुच्छेद 47 राज्य को जन स्वास्थ्य सुधारने का दायित्व देता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण और जल स्रोतों के संरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 51 का प्रत्येक नागरिक को नदियों, झीलों, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का नैतिक दायित्व सौंपता है। गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती और शारदा जैसी विशाल नदियों वाला उत्तर प्रदेश हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। पूर्वांचल के अनेक जिले महीनों के तक जल भराव झेलते हैं, जबकि बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा गर्मियों में पेयजल संकट से गुजरता है और बहुत दूर दूर से महिलाओं को पानी लाना पड़ता है और इस क्षेत्र में शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाता है। एक ही राज्य में पानी की अधिकता और कमी का साथ मौजूद होना बताता है कि समस्या प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रबंधन की है। बिहार की स्थिति इससे भी अधिक जटिल है। कोसी को लंबे समय से बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन केवल नदी को दोष देकर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। नेपाल से आने वाला जल प्रवाह, नदी तल में गाद का लगातार जमाव, तटबंधों की सीमाएं और अनियोजित बसावट, ये सभी मिलकर हर वर्ष बाढ़ को त्रासदी में बदल देते हैं। बाढ़ केवल मकानों को नहीं डुबोती, वह बच्चों की पढ़ाई, किसानों की आजीविका, लोगों के स्वास्थ्य और पीने के पानी की उपलब्धता को भी प्रभावित करती है। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल पुनर्वास नहीं बल्कि सम्मानजनक पुनर्स्थापना भी है। मध्य प्रदेश में चुनौती कुछ अलग है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, कैन और आप देखते हैं कि ताप्ती जैसी नदियों से समृद्ध यह राज्य जल संपन्न दिखाई देता है, मगर अनेक जिलों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। शहरों का विस्तार, उद्योगों की बढ़ती मांग और पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा ने संकट को गहरा किया है। मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मियों के दौरान जल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। यही वह प्रदेश है जहां कभी तालाबों, बावड़ियों की समृद्ध परंपरा थी। राजस्थान का अनुभव देश के लिए महत्वपूर्ण सीख है। कम वर्षा वाले इस राज्य से ने सदियों पहले ही समझ लिया था कि पानी की एक एक बूंद भविष्य की पूंजी है। जोहड़, बावड़ी, कुंड, टांका और अन्य पारंपरिक जल संरचनाएं केवल स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं थी, बल्कि जल प्रबंधन की उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रणालियां थी। आधुनिक विकास ने इन्हें पिछड़ेपन का प्रतीक मान लिया, लेकिन आज वही दुनिया
वर्षा जल संचयन और सामुदायिक जल प्रबंधन को टिकाऊ विकास का आधार मान रही है। महाराष्ट्र भी विरोधाभासों का राज्य है। मराठवाड़ा और विदर्भ बार बार सूखे की मार झेलते हैं, जबकि मुंबई और कोंकण क्षेत्र कुछ दिनों की वर्षा में ही जलमग्न हो जाते हैं। यदि एक ही राज्य में सूखा और बाढ़ दोनों लगातार बने रहें, तो यह संकेत है कि जल नीति को क्षेत्रीय भूगोल के अनुसार पुनर्गठित करने की जरूरत है। पर्वतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों की चुनौतियां मैदानी राज्यों से भिन्न है। यहाँ बादल फटना, अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन और हिमनद झीलों के फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इन आपदाओं का संबंध केवल प्राकृतिक परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अनियोजित निर्माण, अंधाधुंध सड़क विस्तार, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से भी है। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ संघर्ष करके विकास नहीं किया जा सकता है। और आप देखें कि वहां विकास का अर्थ प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करना है। यदि नदियों को केवल ऊर्जा उत्पादन या पर्यटन के साधन के रूप में देखा जाएगा, तो भविष्य में आपदाओं का रूप और डरावना हो सकता है। यदि जल संकट और बाढ़ की इन विविध चुनौतियों को एक साथ रखकर देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि भारत को केवल अधिक बांधों, ज्यादा पाइपलाइनों या फिर अधिक टैंकरों की आवश्यकता नहीं है। जरूरत उस दृष्टिकोण की है जो पानी को विकास की वस्तु नहीं, बल्कि सार्वजनिक अधिकार और साझा संसाधन के रूप में देख सकते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने जल संरक्षण एवं सुरक्षित पेयजल की दिशा में अनेक योजनाएं शुरू की। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। अटल भूजल योजना ने भूजल संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर बल दिया। जल शक्ति अभियान और कैच द रेन जैसे अभियानों ने वर्षा जल संचयन को जल आंदोलन बनाने का प्रयास किया, जबकि अमृत 2.0 ने शहरी जलापूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन को नई दिशा देने की कोशिश की। मगर स्वच्छ पानी का प्रश्न आज केवल उपलब्धता का नहीं, बल्कि गुणवत्ता का है। देश के अनेक हिस्सों में पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, नाइट्रेट और तथा जीवाणुओं की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है। जल संरक्षण की चर्चा तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसमें नागरिक भागीदारी को केंद्र में नहीं रखा जाएगा। वहीं जलवायु परिवर्तन ने इस पूरे विमर्श को और जटिल बना दिया। वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। कहीं अल्प अवधि में अत्यधिक वर्षा हो रही है, तो कहीं लंबे समय तक सूखा बना रहता है। और इसका अर्थ है कि भविष्य की जल नीति अतीत के अनुभवों पर आधारित नहीं हो सकती। बाढ़ और सूखे का सबसे अधिक प्रभाव हमेशा गरीब तथा हाशिए पर खड़े समुदायों को ही झेलना पड़ता है। तो यह सामाजिक असमानता का स्पष्ट संकेत है। जिस समाज में आर्थिक स्थिति के आधार पर पानी की गुणवत्ता तय होने लगे, जहां संपन्न वर्ग बोतलबंद पानी खरीद ले और गरीब दूषित जल पीने को विवश हो, वहां समानता का संवैधानिक आदर्श भी अधूरा रह जाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग करने के लिए आ रही है, निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, तो ये सब लिखा करिएगा। समझ रहे हैं आप। ईर्ष्या के पांव, ये सामाजिक ताने बाने के संजाल में मानवीय आचरण के कई आयाम हैं, जिसके आलोक में व्यक्ति के अंतर्निहित गुण अवगुण परखे जाते हैं रहे हैं। बाल्यकाल की प्राकृतिक अवस्था में सबसे मुख्य प्राथमिक पाठशाला घर आंगन को माना गया। इस दौर में पारिवारिक वातावरण की छाप व्यक्तित्व के गढ़ने में मूल भूमिका निभाते हैं। मान्यता यह है कि माता पिता के मूल स्वभाव के अधिकांश अंश बच्चे नैसर्गिक रूप से में ग्रहण करते हैं। जीवन यात्रा के पथ में सकारात्मक नकारात्मक व्यवहार हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति की दिनचर्या या कर्तव्य पालन के समय देखे जाते रहे हैं। व्यक्ति के स्वभाव में अगर दया, करुणा, सहयोग, विनम्रता और सहजता का मिश्रण है, तो समाज उसका सम्मान की दृष्टि से आकलन करता है। लेकिन जब इसके प्रतिकूल आचरण व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं, तो सामाजिक दृष्टि एक द्वंद्व द्वार पर ठिठक कर रह जाती है। कहीं अमुक व्यक्ति के किसी कृत्य से परिवार या समाज को अनिष्ट का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। व्यक्ति के प्रतिकूल आचरण की कई श्रेणियां हैं, जिसमें ईर्ष्या एक ऐसी मनोदशा है जिसकी उत्पत्ति अनायास नहीं होती, बल्कि अचेतन प्रभाव में कई घटित परिस्थितियों के कारण इसका प्रादुर्भाव होता है। बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कभी कभी ईर्ष्या का जन्म बच्चों के कोमल मन को अपने घेरे में ले लेते हैं।
चूंकि आप देखते हैं कि इस अवस्था में उनके मस्तिष्क अत्यंत सरल और तरल होते हैं, इसलिए उनमें प्रतियोगिता, बालहट या अंतर्मुखी स्वभाव के लिए घरेलू गतिविधियां उत्तरदायी होती हैं। ऐसा माना गया कि ईर्ष्या का बीजारोपण बचपन के आंगन में तब होता है जब दो बच्चों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनपने लगती है। अभिभावक द्वारा कुछ बच्चों को अधिक दुलार या उनकी गलतियों की अनदेखी कर उनके सभी कार्यों पर सही की मुहर लगा दी जाती है और इससे बच्चों की प्रवृत्ति आत्म केंद्रित होकर एक पक्षीय हो जाती है। वे अपने सामने वाले बच्चे को कमतर आंकना शुरू कर देते हैं। नतीजतन दोनों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता की लहरें उठने लगती हैं। बढ़ती उम्र के दौर में यह आचरण उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और अभिभावक यह समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की कुशल सकारात्मक परिवर्ष में चूक कहाँ कर दी थी। मूल रूप से ईर्ष्या, प्राय तनाव, क्रोध, आक्रोश, अपर्याप्तता, लाचारी, घृणा रूपी भावनाओं का एक प्रतिकूल संयोजन है। यह मानवीय रिश्तों में एक ऐसा विशिष्ट अनुभव अंश है जिसमें ईर्ष्या धारक अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास में स्वयं अवरोध उत्पन्न करते हैं। मिथ्या मर्यादा के पालन में वे सही और गलत में भेद करने से चूक जाते हैं और असफल व्यक्ति के कारणों में यह पाया गया कि उसकी मजबूत भावनाओं की श्रृंखला जो उसे ऊंचाई देने को उत्सुक थी, कृत्रिम तामझाम और ईर्ष्या भाव ने उसे प्रगति पथ से दूर कर दिया। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने भीतर छिपे गुणों की पहचान नहीं पाते हैं और अपने जटिल एवं आत्ममुग्ध स्वभाव के कारण सदा दूसरों की हानि की मौन कामना में लीन रहते हैं। फिर आजीवन में सुरक्षा की कमी के कारण भी ईर्ष्या अपना प्रभाव पैदा करके सृजन के सेतु को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या की आम धारणा के निहितार्थ हैं, यह सदा नकारात्मक स्थिति का संवाहक बनकर अपने आभासी आनंद की हिलोरे लेने का आदी बना देते हैं। यह भाव उसके आंतरिक मनोभाव को किस स्तर तक चोट पहुंचाता है उससे तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वह अपने ईर्ष्यालु आचरण के गुण दोष का नीर चीर विवेचन नहीं कर पाता। जब यह घड़ी आती है उस व्यक्ति विशेष की जीवन यात्रा का प्रमुख पल हाथ से निकल जाता है। हालांकि व्यक्ति में ईर्ष्या अल्पकालिक होती है और वह बिना कुछ नुकसान किए अपना रास्ता नाप भी लेती है। चूंकि हम मानव हैं इसलिए अपनी मानसिक चिंतन धारा के नियंत्रण प्रभाव में आत्मावलोकन विधा से इसके विसर्जन का मार्ग तलाशते हैं और जिसमें प्रबल इच्छा शक्ति हमें विजय प्राप्त कराती है। और आप देखिए, स्वतः स्फूर्त ईर्ष्या अतिथि की भांति जीवन पथ से बिना देर किए प्रस्थान कर जाती है। समस्या विकट तब होती है जब ईर्ष्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर हम अपने विवेक को जागृत नहीं कर पाते हैं। मानसिक तरंग के साथ साक्ष्य बताते हैं कि व्यक्ति द्वारा महसूस की गई कोई मजबूत भावना जब नकारात्मक नभ में विचरण करने को बेताब हो जाए तो ईर्ष्या के पांव बढ़ने लगते हैं। प्रश्न है कि ईर्ष्या के घनत्व को कैसे कम किया जाए या फिर इसे किस तरह अपने जीवन से विसर्जित किया जाए। जन्म लेने के बाद बच्चे सब कुछ अपने घर आंगन के परिवेश में ही सीखते हैं, यानी कि अभिभावकों के अधिक चिंतनशील होने से ही इस दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। ईर्ष्यालु होने पर विवश बच्चों के आत्मविश्वास के केंद्र को मृदुल स्पर्श देते हुए उन्हें उन सभी प्रतिकूल स्थितियों से बेलग रखा जाए। सकारात्मक ऊर्जा ही हमारी मानसिक दुर्बलताओं पर विजय पाने का अवसर प्रदान करती है। बासरते आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने भीतर जमा ऊर्जा का भरपूर उपयोग करने में तत्पर हो जाए और विभिन्न स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की जटिल प्रक्रिया में जब युवा पीढ़ी को सफलता और असफलता के बीच आज संघर्षरत होना पड़ रहा है तो यहाँ भी ईर्ष्या अपने प्रभुत्व में प्रतिबिंबित हो रही है। लेकिन जब संकल्पित प्रतियोगी अपने लक्ष्य बिंदु पर अर्जुन दृष्टि बनाए रखते हैं तो ईर्ष्या स्वयं अपना बुरिया बिस्तर समेट लेती है। निश्चित ही जीवन चक्र से ईर्ष्या की तीसरी व्यक्ति के समावेशी विकास के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, आर्टिकल, ये आप देख लीजिए, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म में ना टेलीग्राम पर वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुरक्षा में खामी, जब भी कोई विमान हादसा होता है तो उसके जांच निष्कर्षों का पहला सबक यही होना चाहिए कि भविष्य में उस तरह की खामियां किसी दुर्घटना का कारण ना बने। मगर विमान हादसों का सिलसिला जिस तरह बदस्तूर जारी है उससे यह विश्वास करना मुश्किल है कि सबक लेने और सुधार की प्रक्रिया में कहीं कोई गंभीरता बरती जाती है। कहने को यात्रियों की सुरक्षा सरकार और विमानन कंपनियों के लिए सर्वोच्च
प्राथमिकता है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। तकनीकी सतर्कता की कमी और मानव जनित गड़बड़ियों को दूर करने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए गए, मगर इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र का अभाव आज भी साफ दिखाई देता है। इसका ताजा उदाहरण हाल में थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के साथ हुआ वह हादसा है, और जिसमें विमान हवा में अचानक अनियंत्रित होकर 300 फुट नीचे आ गया और 17 यात्री घायल हो गए। इस विमान में चालक दल के साथ कुल 145 यात्री सवार थे। हादसे की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विमान के मुख्य पायलट ने मन प्रभावी यानी नशीले पदार्थ का सेवन किया था, और इससे हवा सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देश में हवाई यात्रा की सुविधा का दायरा बढ़ाने के लिए विमान सेवाओं का भले ही विस्तार किया जा रहा है, विमान किराए में भी आए दिन बेलगाम तरीके से बढ़ोतरी होती रहती है, मगर सुरक्षा के मोर्चे पर मानकों के अनुरूप सतर्कता, सक्रियता और गंभीरता पर ध्यान कम ही दिया जाता है। यही वजह है कि कभी तकनीकी खराबी, कभी मानवीय चूक तो कभी मौसम की अप्रत्याशित चुनौतियां विमान हादसे का कारण बनती है। फुकेत से दिल्ली आ रहे विमान के अनियंत्रित होने की वजह वायुमंडलीय अस्थिरता यानी एयर टर्बुलेंस बताई गई थी। हालांकि बाद में इस विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया था, मगर अहम सवाल यह है कि देश भर में होने वाले विमान हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। इस तरह की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि पायलटों तथा अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत के मुताबिक तैनाती नहीं हो पाने से संचालन तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है, और इससे मानवीय चूक की संभावनाएं भी अक्सर बनी रहती हैं। मगर जब पायलट नशीले पदार्थ का सेवन कर विमान उड़ाने लगे तो यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। क्या उड़ान से पहले चालक दल का जरूरी परीक्षण नहीं किया जाता? अगर नियमानुसार यह व्यवस्था लागू है तो फिर क्या वजह है कि फुकेत दिल्ली उड़ान के मुख्य पायलट के नशीले पदार्थ के सेवन की बात पहले पकड़ में नहीं आई, जिस कारण यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ गई। अगर समय रहते स्थिति नियंत्रण में नहीं आती तो बड़ा हादसा हो सकता था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि इस हादसे के प्रारंभिक जांच निष्कर्षों को गंभीरता से लिया गया और अब इसकी गहराई से जांच की जाएगी, मगर सवाल यही कि क्या इस जांच के नतीजे से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्कता सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाएगा, या फिर इसे भी संबंधित हादसे तक ही सीमित रखा जाएगा। अब देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है। हिंसा का दायरा। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंसक वारदातों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद अपराधियों में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आता। यहां तक कि मामूली विवाद में किसी की जान लेना सामान्य बात हो गई। हाल में यहाँ बेगमपुर इलाके में ऐसी घटना सामने आई जहां महज 700 रुपये नहीं लौटाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सवाल है कि सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मानी जाने वाली देश की राजधानी में अपराध की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? चिंता का विषय यह है कि लोग छोटी सी बात पर इस कदर हिंसक हो उठते हैं कि किसी को जान से मार देने में भी उनके हाथ नहीं कांपते। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अहम सवाल यह है कि उधार को छोटी सी रकम क्या किसी की जान की कीमत से बढ़कर है? महज कुछ रुपए के लिए किसी को की हत्या कर देना कानून व्यवस्था की विफलता तो है ही, मगर इसके समाजशास्त्रीय पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गंभीर चिंता की बात है कि आपराधिक घटना के दौरान वहां मौजूद लोग बीच बचाव के लिए आगे आने के बजाय तमाशाबीन बने रहे। यह आत्मकेंद्रित हो रहे समाज की स्याह तस्वीर को उजागर करता है, और इससे पता चलता है कि लोग नैतिक और मानवीय मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। शहरों में बढ़ते अपराध के कारणों में आर्थिक पहलू भी शामिल हैं। बेरोजगारी, महंगाई ने आम लोगों की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि कुछ लोग चंद रुपए की खातिर किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली के तिलक नगर में मात्र 150 रुपए के लेन देन के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। जाहिर है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा संभाले सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क एवं संवेदनशील होने की जरूरत है। साथ ही आपराधिक गतिविधियों के कारणों में शामिल सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। ये आप देखिए, दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।